साथियों, मैं राहुल कुमार सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि अभी 2024 में सीयूटी पीजी 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक संस्कृत स्पेस टीम के द्वारा पेड कोर्स भी लॉन्च किया गया था, जिसमें काफ़ी लोग जुड़ करके अभी भी क्लासेस ले रहे हैं। उनको रोज क्लासेस 2 या 3 क्लासेस उनको प्राप्त होती रहती हैं। तो हम लोगों का जो टारगेट है सैटरडे संडे का कि सीयूटी पीजी के लिए प्रश्नों का अभ्यास कराना। सीयूटी पीजी 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस संभावना के आधार पर और एक लेवल को बनाए रखने के लिए कि वो डीप भी पूछ ले, उस स्तर के प्रश्नों को भी आपके बीच लेकर के आना। तो आज जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूं वो है जो आपकी यूनिट 2 है सीयूटी पीजी का। जिन लोगों ने पाठ्यक्रम देखा होगा उसमें जो दूसरी यूनिट है उसका एक टॉपिक है शब्द रूप। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न लेके आएंगे, शब्द रूप से लेके आएंगे, धातु रूप से लेके आएंगे। उसी प्रकार से कृदंत है, तद्धित है, तो व्याकरण के जितने क्वेश्चंस बनेंगे हमारी टीम आपको बीच अभ्यास कराती रहेगी। तो उसी में आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो शब्द रूप वाले टॉपिक से होने वाले हैं। वो प्रश्न होने वाले हैं शब्द रूप वाले टॉपिक से, वो प्रश्न होने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न होंगे वो शब्द रूप वाले टॉपिक से होंगे। ठीक है, शब्द रूप वाले टॉपिक से हम आज के प्रश्नों को देखेंगे। जिन लोगों ने ये शब्द रूप में पढ़ाया हूं, जो हम लोगों का पेड कोर्स चल रहा है उसमें सभी पढ़ा चुका हूं, पूरा पढ़ा चुका हूं। ध्यान से देखिएगा, जहां समस्या हो वहां समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये प्रश्न जो हैं ये आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम जो अजंत पुल्लिंग शब्द है, मतलब अजंत शब्द जो है, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, सुबंत को हम 2 भाग में बांटते हैं, अजंत और हलंत। तो उसमें अजंत पुल्लिंग के शब्द हो, स्त्रीलिंगवाची शब्द हो, नपुंसकलिंग के हों, उन शब्दों से क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन शब्द रूपों से क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रक्रिया से क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये हम आज इस प्रश्नाभ्यास के सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न अच्छे से पढ़ना है आपको भी। एग्जाम हॉल में जाकर के कई लोग जब पेपर देने के बाद बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। तो उसमें कारण क्या होता है कि आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया और आप उसको पढ़े नहीं। कई जगह नास्ति की जगह अस्ति, सत्यम की जगह असत्यम, इन सब चीजों में ना वहां पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है और आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में उसको अपने हिसाब से समझ लेते हैं। तो एक बार आपको पेपर में जो टाइपिंग किया हुआ है बेकार तो नहीं किया है, इसको एक बार पढ़ना है। तो क्या लिखा है? शब्दाव्युत्पत्ति पक्षे केन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा। तो देखिए क्या लिखा है, शब्दाव्युत्पत्ति पक्षे। 2 चीज लिखा है, एक लिखा है शब्द और एक लिखा है अव्युत्पत्ति पक्ष। ध्यान देना, ठीक है, शब्द और अव्युत्पत्ति पक्ष में जब सवर्ण दीर्घ कर दोगे तो बन जाएगा शब्दाव्युत्पत्ति पक्ष। तस्मिन् शब्दाव्युत्पत्ति पक्षे। तो शब्दाव्युत्पत्ति पक्षे अर्थात इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि शब्द के अव्युत्पत्ति पक्ष में केन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। शब्द के जो अव्युत्पत्ति पक्ष होता है, शब्द के 2 पक्ष हैं, एक व्युत्पत्ति पक्ष, एक अव्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष उसे होता है जहां शब्द श्लिष्ट होता है, जहां प्रकृति प्रत्यय के संयोग से शब्द बनता है, वो व्युत्पत्ति पक्ष है। अब ये पूछ रहा है कि प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिखेंगे, 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिख रहे होंगे। क्या क्या विकल्प हैं? एक है अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा है कृतद्धित समासाश्च, तीसरा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, चौथा है गया प्रातिपदिकात। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शब्द के अव्युत्पत्ति पक्ष में, तो पहले तो एक बात जान लीजिए कि प्रातिपदिक संज्ञा पूछ रहा है तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं ये पता होना चाहिए। तो आधा प्रश्न तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2 सूत्र हैं जो प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, एक है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा है कर्तद्धित समासाश्च। तो ये 2 तो गलत हो गए, ये 2 तो कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति करता है, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करता है। गया प्रातिपदिकार्थ ये अधिकार सूत्र है, ये स्वादि की उत्पत्ति के विषय में बताता है,
ये भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करता है। दो सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, एक है अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, एक है कृतद्धित समासाश्च। अब ये भी पता है कि शब्द के दो पक्ष होते हैं, एक व्युत्पत्ति पक्ष होता है, एक अव्युत्पत्ति पक्ष होता है। तो कहां कौन सूत्र करता है, इन दो में ही प्रश्न है। तो देखिए, जो कृत तद्धित और समास है, तो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जब होंगे तो शब्द का व्युत्पत्ति पक्ष होगा। क्यों? वहां पर प्रकृति प्रत्यय से किसी शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है, विशिष्ट उत्पत्ति हो रही है। तो ये निकल के आ जाएगा कि कृतद्धित समासाश्च जो है ये व्युत्पत्ति पक्ष में, किस पक्ष में? व्युत्पत्ति पक्ष में। ये ध्यान रखना, ये व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करेगा और अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ध्यान रखना, सही आंसर हो जाएगा अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र क्या है? दूसरे सूत्र पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? प्रत्ययः परश्च। ये दो सूत्र हैं, इमौ कीदृशं सूत्रे। ठीक है, ये दो किस प्रकार के सूत्र हैं? ये पूछा है प्रत्ययः परश्च, ये दोनों सूत्र किस प्रकार के हैं? अब आप जब सूत्रों के विषय में पढ़ते हैं तो पाणिनि अष्टाध्यायी में 6 प्रकार के सूत्र प्राप्त होते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, परिभाषा सूत्र, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। 6 प्रकार के सूत्र प्राप्त होते हैं। ये आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, ठीक है, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। वही पूछ रहा है कि प्रत्ययः परश्च ये किस प्रकार के सूत्र हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, जिसने पढ़े होंगे तो 3 सूत्र देखो, ये गया प्रातिपदिकार्थ, प्रत्यय और परश्च, ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। ये तीनों एक अधिकार बना करके, एक अर्थ बना करके स्वादि की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं। तो ये अधिकार सूत्र हैं, क्योंकि ये कोई संज्ञा नहीं करते। ये न प्रत्यय संज्ञा करता है, न ये पर संज्ञा करता है, ऐसी कोई संज्ञा नहीं करते। ये प्रत्यय परश्च, ये गया प्रातिपदिका, स्वजस्मो छष्टाभ्याम, ये सब मिलकर के अधिकार सूत्र हैं, एक अर्थ की स्वादि उत्पत्ति के लिए काम करते हैं। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिकार सूत्र। ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नियम सूत्र नहीं है, परिभाषा सूत्र नहीं है, संज्ञा सूत्र नहीं है, क्योंकि जब इसको आप पढ़ोगे लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है इत्यधिकृत्य, तो इसका अधिकार सूत्र है। ये अधिकार सूत्र हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न यहां से आए, तो दोनों प्रश्नों के राइट आंसर आपको लगाने हो कि शब्द के अव्युत्पत्ति पक्ष में किससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है? तो अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। दूसरा प्रश्न है प्रत्यय परश्च इमौ कीदृशम, तो ये ध्यान रखना अधिकार सूत्रम, ये अधिकार सूत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है, तीसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या है तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न है कि सुप इति प्रत्याहारांतर्गत प्रत्ययानाम का संज्ञा भवति। सुप एक प्रत्याहार है। सु औजस अम औट सस टाभ्याम विस गेभ्याम व्यस गसी ओस आम गस ओस आम गी ओस सुप। तो सुप एक प्रत्याहार है। पूछ रहा है सुप प्रत्याहारांतर्गत प्रत्ययानाम क्या संज्ञा होती है, कि सुप प्रत्याहार में आने वाले प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है। समझ में आया प्रश्न कि नहीं? कि सुप प्रत्याहार जो होता है, तो पहली बात तो सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 21 होते हैं। सु औजस अम औट सस टाभ्याम विस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गस ओस आम गी ओस सुप, 21 प्रत्यय होते हैं। उनकी क्या संज्ञा होती है? तो पद संज्ञा होती है क्या? तो पद संज्ञा सुप की नहीं होती है, सुबंत की होती है। पद संज्ञा किसकी होती है? सुबंत की। किस सूत्र से होती है? सुप्तिगंतम पदम।
सुप्तिगंतम पदम कहता है सुबंत की तिगंत की पद संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र क्या है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, वो क्या करता है, कब प्रत्यय की अवधि तक यदि स्वादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की पद संज्ञा करता है, वहां भी सुप की बात नहीं है। एक सूत्र पद संज्ञा करता है सितिच, वहां पर भी सुप की बात नहीं है। तो प्रश्न आता है तो पद संज्ञा सुप की नहीं होती, सुबंत की होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आता है कि इत संज्ञा होती है तो नहीं होती है, कहीं तो नहीं आया कि सुप्रत्यय की इत संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होती है, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा तो शब्द की होती है। अभी हमने पढ़ा शब्द के व्युत्पत्ति पक्ष में, अव्युत्पत्ति पक्ष में, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति संज्ञा। शब्द की सुप की कौन सी संज्ञा होती है, विभक्ति संज्ञा। सूत्र है विभक्तिश्च, कौन सूत्र है, विभक्तिश्च। इस सूत्र के माध्यम से शुभ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय, तिंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है रामः इत्यत्र अवसान संज्ञायाः फलम अस्ति। रामः इत्यत्र अवसान संज्ञायाः फलम अस्ति, कि राम इस जगह अवसान संज्ञा का फल क्या है। अब ये प्रक्रिया से प्रश्न है, जो पढ़ा है राम शब्द को वो जान रहा है कि जब हम रामः बनाते हैं, रामः रामः कहां बनता है, पूरे राम शब्द में नहीं पूछ रहा है कि अवसान संज्ञा का फल, उसने पूछा है रामः, रामः यहां पर। तो रामः जब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनाते हैं तो राम शब्द से सुविभक्ति लेके आते हैं, स को क्या कर लेते हैं, ससज सोरू से रू कर लेते हैं, और र की आप अवसान संज्ञा करते हो, और या संज्ञा सासा फलवती, जिस जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है। वही प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ अवसान संज्ञा करके आप क्या करते हो। सबसे बड़ी बात है प्रश्न का समझ में आना। आपको अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर भी निकल आएगा। तो देखिए, अवसान संज्ञा करके रुत्व होता है, नहीं। अवसान संज्ञा करके रुत्व नहीं होता है, अवसान संज्ञा करके रुत्व नहीं होता है। स्वर लोप नहीं, सु का लोप थोड़ी नहीं होता है, किमपि ना, ये तो होगा ही नहीं। तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग होता है। सूत्र है खरवसानयो विसर्जनीय, खरवसानयो विसर्जनीय, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रामः इत्यत्र अवसान संज्ञायाः फलम विसर्ग। अवसान संज्ञा का फल है विसर्ग करना, क्योंकि खर प्रत्याहार परे रहते अवसान में रेप को विसर्ग करता है। खरवसानयो विसर्जनीय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अवर्णान्तात परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः कः आगमः भवति। दोबारा देखिए प्रश्न, अवर्णान्तात परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः कः आगमः भवति। ये सीधे वृत्ति है। एक सूत्र है आमि सर्वनाम्नः सुट्, उस सूत्र की वृत्ति है अवर्णान्तात परस्य विहितस्यामः सुडागमो भवति। तो कौन सा आगम होता है, सुडागम। देखो सूड़ा नहीं है, सुडागम है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब पढ़ाया गया है, ये सब आपको पढ़ाया है, ठीक है। अवर्णांत सर्वनाम से परे जो विहित आम, उसको सुट का आगम होता है। इसका अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है, सूत्र है आमि सर्वनाम्नः सुट, आमि सर्वनाम्नः सुट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया गया है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न है, सर्वे इत्यत्र जसः स्थाने कः आदेशः भवति। सर्वे, सर्वे कहाँ बनता है, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है सर्वे, और जसः के स्थान पर कौन सा आदेश होता है। कह रहा है सर्वे इत्यत्र जसः स्थाने, ये भी बता रहा है कि सर्वे जो बना है वो जस में बना है, लेकिन जस के स्थान पर कौन सा आदेश करके सर्वे बना है। तो सूत्र है जसः सी। जिसने पढ़ा है वो जान रहा है कि यहाँ जसः सी से सी आदेश होता है। अब जसः सी से सी आदेश होगा तो क्या सही होगा, सी नहीं, ये तो जस सो सी नपुंसक लिंग वाला है, से तो कहीं नहीं होता है, ए तो नहीं है होता है, सी होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, जसः सी, सी आदेश होता है, क्या होता है, सी आदेश होता है।
समझ में आ गया कि नहीं? तो ये प्रश्न आपका समझ में आ गया कि जिसने सर्व शब्द को पढ़ा है वो अच्छे से लगा लेगा कि सर्वे इत्यत्र जस स्थाने सी आदेशो भवति, जस के स्थान पर सी आदेश होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये बात आप एक बार ध्यान रखिएगा कि आप शब्दों को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न है, सर्वाभ्याम इत्यत्र केन सूत्रेण दीर्घः भवति। क्या प्रश्न है? सर्वाभ्याम इत्यत्र केन सूत्रेण दीर्घः भवति। सर्व शब्द के रूप चलाइए, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम। जब सर्वाभ्याम आता है, क्या आता है? सर्वाभ्याम। सर्व शब्द के रूप चलाते हो आप लोग, जब सर्व शब्द के रूप चलाते हो भ्याम आता है, राम की तरह रूप चलते हैं, राम होता है, भ्याम आता है, तो किस सूत्र से दीर्घ होता है? प्रक्रिया से पूछ लिया। सुपिच इत्यनेन, नामी इत्यनेन, अतः सवर्णे दीर्घ इत्यनेन केनापिन, किसी से नहीं होता। तो आप लोग जब पढ़े होगे तो अदंत अंग को दीर्घ होता है यदि सुप परे हो तो ये कहता है सुपीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीच। समझ में आ गया क्या आंसर हो जाएगा? सुपीच। सुपीच सूत्र से यहां पर क्या होता है? दीर्घ होता है। तो ये आप जब पढ़े होगे, नामी से कहां दीर्घ होता है? तो नामी से होता है रामाराम, ठीक है, यहां पर होता है। अक सवर्णे दीर्घ तो यहां करेगा ही नहीं, अक सवर्णे दीर्घ तो यहां करता ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में थोड़ा नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि विश्वपि इत्यत्र कस्यांगस्य लोपः भवति। विश्वपि इत्यत्र कस्यांगस्य लोपः भवति, ये प्रश्न है। विश्वपि, विश्वपि कहिए, विश्वपः कहिए, विश्वपा कहिए, विश्वपे कहिए, विश्वपाम कहिए, विश्वपोह कहिए, लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो विश्वपी शब्द है, विश्वपी शब्द है सप्तमी के एक वचन का विश्वपी, विश्वपा शब्द है ना, शब्द विश्वपा है, रूप वहां का है, ठीक है। विश्वपा, विश्वपा शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप है विश्वपी। पूछ रहा है कि विश्वपी में किस अंग का लोप होता है। तो अब देखो पदस्य अंगस्य, धातुरंगस्य, ये पूछा है। तो देखो पद संज्ञा तो नहीं होती, दो संज्ञा प्राप्त होती है। आगे जब देखेंगे इस सूत्र को ध्यान रखना कि विश्वपि इत्यत्र कस्यांगस्य लोपः भवति। विश्वपि इसमें किस अंग का लोप होता है? तो विश्वपि जब बनाते हैं तो पद संज्ञा भी प्राप्त होती है, भ संज्ञा भी प्राप्त होती है। या परानव का साचा आ करारा दे का संज्ञा, सूत्र की सहायता से एक ही संज्ञा होती है तो पद संज्ञा निरस्त हो जाती है, भ संज्ञा होती है। और तब सूत्र आता है आतो धातो। कौन सूत्र आता है? आतो धातो। ये कहता है अदंतांगस्य भ संज्ञस्य अंगस्य लोपः, ठीक है। आतो धातो अकारांतस्य भ संज्ञस्य लोपः, अकारांत जो भ संज्ञक अंग उसका लोप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भस्यांगस्य। क्या आंसर हो जाएगा? भस्यांगस्य, ठीक है। तो इसका आंसर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर क्या है? भस्यांगस्य। आप देखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं मेरी बात? भस्यांगस्य। चलें आगे, देखिए यहां पर चलते हैं। देखिए दिया है कि नहीं? ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वही पिछले वाला प्रश्न है कि विश्वपि इत्यत्र कस्यांगस्य लोपः भवति। विश्वपि इत्यत्र कस्यांगस्य लोपः भवति, भस्यांगस्य लोपः भवति। न तो प्रत्यांगस्य, न तो पदस्यांगस्य, न तो अन्य की, ठीक है। भस्यांग का लोप होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि बहुश्रेयसी इति शब्दस्य प्रथमैकवचने किम रूपम। बहुश्रेयसी शब्द का आप लोगों ने रूप चलाया बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयस्याः। आपने रूप चलाया है। नदी संज्ञा होती है युस्त्राख्यो नदी सूत्र से। तो बहुश्रेयसी इति शब्दस्य प्रथमैकवचने किम रूपम, प्रथमा के एक वचन में क्या रूप होता है? तो देखिए दीर्घ ईकारांत शब्द है बहुश्रेयसी, और जब दीर्घ ईकारांत होगा तो आपको एक सूत्र ध्यान आता है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुत्स्य प्रथम, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रथम, हल सुतिस्या प्रथम है, ठीक है।
ये सूत्र है, ये कहता है हलंत गयंतावंत दीर्घ से परे सुति सी संबंधी अप्रक्त हल का लोप होता है। जो लोप ही हो जाएगा तो विसर्ग नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ह्रस्व नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है, ये संबोधन में बनता है, हे बहुश्रेयसी अम्मार्थ नद्यो ह्रस्वहा, ये भी नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम एक वचने किम रूपम होते, बहुश्रेयसी इति शब्दस्य प्रथमा के एक वचन में बहुश्रेयसी शब्द दिया है, संस्कृत का प्रश्न है तो वो सही दिया है, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगला सूत्र, अगला प्रश्न है पितृ शब्दस्य अनंगादेशः केन सूत्रेण भवति। पितृ शब्द के रूप आपने चलाए होंगे पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन्, ठीक है, चलाए होंगे पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितृणाम, ये जो आप चलाए होंगे तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर किस सूत्र से अनंग आदेश होता है। तो जिसने पढ़ा है देखो, अनंग शब्द से सखा शब्द में होता है, रित उत उत एक आदेश करता है, पितुः बनता है, ठीक है, ये दोनों हो गए गलत आपके। क्लियर हो गया। ऋतोंगी सर्वनाम स्थान हो गुण करता है, ये अनंग करता है, ये आपको चारों सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थान हो क्या करता है, गुण करता है, कहां करता है तो गी और सर्वनाम स्थान पड़े हो तो ऋदंतम को गुण करता है, पितरौ बनता है, पितरम बनता है, गी में पितरी बनता है, ठीक है। यहाँ पितुः पितुः बनता है, उत एक आदेश होकर के उनर से रपर होकर के अनंग सौ सखा में बनता है, लेकिन सूत्र ऋत उसनस पुरुदंसो अनेहसाम च, ये कहता है ऋदंत शब्द, उसनस शब्द और क्या कहता है पुरुदंस शब्द और अनेहस शब्द, इनको अनंग आदेश होता है, सुपरे रहते, तो इससे अनंग आदेश यहां पर हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पितृ शब्द को अनंग आदेश हुआ है, ऋत उसनस पुरुदंसो अनेहसान च। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि सखी सखी शब्दस्य पंचमी षष्ठ्यैक वचने किम रूपम, पंचमी षष्ठ्यैक वचने किम रूपम। सखी शब्द, सखी शब्द के रूप में सखा सखाय सखाय सखायम सखयु सखीन सख्या, चला है कि नहीं, सख्ये। अब पंचमी षष्ठी की बात कर रहा है तो दो रूप बनते हैं, आपको सूत्र ध्यान होगा ख्यत्यात् परस्य, क्या सूत्र ध्यान होगा, ख्यत्यात् परस्य, ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये सूत्र वहीं से, ये प्रश्न सीधे वहीं से पूछा गया है कि सखी शब्द से कौन सा प्रश्न बनता है, उस हो जहां हो जाता है, उस जहां हो जाता है यण होकर के, तो ध्यान रखना सख्य नहीं बनता है, कहीं सखी शब्द बनता है, सखे भी नहीं बनता है, कहां बनता है बी और सी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, बी और सी, तो देखो बी और सी ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों सेम लिख दिए, ठीक है ना। तो बी और सी, अर्थात हमको जानना ये है कि वहां पर बनता है सख्य हो, चाहे पंचमी हो चाहे षष्ठी हो, बनता क्या है, सख्य हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 11 प्रश्न हम लोगों के हो गए, और देख लेते हैं। चलिए आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न आ गया, चलिए देखिए, सत्य कथनम अस्ति, सत्य कथन नहीं, यहां प्रश्न बनाइए असत्य कथनम अस्ति, ये प्रश्न आप लोग ले लीजिए, असत्य कथनम अस्ति, यहां प्रश्न है असत्य कथनम अस्ति, असत्य कथनम अस्ति, मतलब आपको असत्य कथन छांटना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आजकल देखने को मिल रहे हैं, आप सत्य मत करिए, इसको आप असत्य करिए, क्या करिए, इसको आप असत्य यहां अ कर लीजिए, ठीक है, असत्य कथन करिए, ठीक है। असत्य कथन पूछ रहा है कि असत्य कथन क्या है, तो देखो पढ़ते हैं एक बार कथनों को। पहला कथन क्या है, तवर्ग सकार मकारस्य इत संज्ञा न भवति, तवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, कहां नहीं, कैसे, क्यों नहीं होती है, विभक्तित्वात्, विभक्ति में होने पर तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है। देखो ये सब जो है ना, विभक्तित्वात्, ह्रस्वांतंगात्, पदांतत्वात्, सुपी चैत्यस्मात्, ये सब कारण है, क्योंकि तृतीयांत और पंचम्यंत हेतु होते हैं, ये कथन है और ये कारण दिए हैं, ये सब ऐसे भी आ सकते हैं, अभी कथन कारण बन के भी ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए सब इसी में आपको समझना है। असत्य कथनमस्ति ये प्रश्न है। पहला कथन क्या है कि तवर्ग सकार मकारस्य इत संज्ञा न भवति, तवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, विभक्तित्वात्, विभक्ति में अगर हो तो एक सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा,
न विभक्तौ तुष्मा, ये उसी का फलितार्थ कथन है, ये उसी का फलितार्थ कथन है, तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा है रामाणाम इत्यत्र नुणागमः भवति ह्रस्वान्त अंगात्, तो ये भी सही है क्योंकि ये किसका है, ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्यापो नुट, ये भी सही है। ह्रस्वंत नद्यंत अंग से परे नुट का आगम होता है, ये भी सही है। रामान इत्यत्र णत्वं न भवति पदान्तत्वात्, ये भी सही है, ये न पदान्तस्य की बात कर रहा है। आप लोगों ने रूप चलाए होंगे न पदान्तस्य, ये भी सही है। रामई इत्यत्र ऐस आदेश भवति सुपिच इत्यस्मात्, ये गलत है भाई साहब, ये सही नहीं हो सकता। क्यों? असत्य कथन कौन हो गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? ये बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रामई इत्यत्र ऐस आदेश सुपिच से नहीं होता है, सुपिच से नहीं होता है, किससे होता है, अतो भिस ऐस, अतो भिस ऐस से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वादि गणे कति शब्दा, सर्वादि गण में कितने शब्द होते हैं। तो मैं आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि सर्वादि गण में 35 शब्द होते हैं, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, 35 शब्द होते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे जब चलेंगे, ये सब समझ में आ गया कि नहीं। अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हरि शब्द विषय सत्य कथनम अस्ति। हमको बताना है कि हरि शब्द के विषय में सत्य कथन क्या है। नीचे जो लिखे हैं उनमें से बताना है कि हरि शब्द के विषय में से यहाँ सत्य कथन क्या है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, हरि शब्द के विषय में सत्य कथन हमको बताना है। ठीक है, देखिए हरि शब्द विषय सत्य कथनम अस्ति। पहला कथन क्या है, देखिए हरि शब्दस्य षष्ठी द्विवचने हरयोः इति रूपं भवति। हरि शब्दस्य षष्ठी द्विवचने हरयोः इति रूपं भवति। ध्यान देना, हरयो, हरौ इत्यत्र षष्ठी द्विवचने हरौ इत्यत्र औत इत्यनेन सूत्रेण गेरौत भवति। दूसरा, तीसरा है हरये इत्यत्र गेर्गिति इत्यनेन सूत्रेण गुणो नास्ति, गेर्गिति इत्यनेन गुणो नास्ति। चौथा है हरि शब्दस्य संबोधने ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणो भवति। ये देखना, ये कथन है। तो लास्ट से चलो, हरि शब्दस्य संबोधने ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणो भवति, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हरि शब्द के संबोधन के जब आप रूप चलाओगे तो हे हरे बनता है और ह्रस्वस्य गुणः से वहां पर क्या होता है, गुण होता है, ये सही है। सी हरये इत्यत्र गेर्गिति इत्यनेन गुणो नास्ति, तो ये तो गलत। वहां सत्य कथन पूछा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, सत्य कथन बताना भैया, सत्य कथन बताना, तो गड़बड़ा जाओगे। हरये इत्यत्र गेर्गिति इत्यनेन गुणो नास्ति पूछा है, नास्ति। अगर यहीं अस्ति लिखा होता ना तो ये कथन भी सही होता, क्योंकि हरये में गेर्गिति सूत्र से ही गुण होता है। समझा ना, घी संज्ञक को गित व्यक्ति परे रहते गुण होता है, गिरगिति का अर्थ है, तो नास्ति की जगह अस्ति लिखा होता तब ये क्या हो जाता, सही होता। अभी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अभी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले कथन पे चलते हैं, हरौ इत्यत्र औत इत्यनेन सूत्रेण गेरौत भवति, बिल्कुल नहीं, औत नहीं होता है, गे को औत तो होता है, तो अच्छ घे सूत्र है वहां। कौन सूत्र है, अच्छ घे। औत से कहां होता है, सख्यौ में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये कथन भी गलत। फिर है हरि शब्दस्य षष्ठी द्विवचने हरयो इति रूपं भवति, ये भी गलत ही है। क्यों, षष्ठी के और सप्तमी के हर्यो बनता है, हर्यो इक्वची से ईर्ण होता है, आया थोड़ी नहीं होता है, तो हर्यो बनता है। इसका मतलब ये तीनों गलत हो जाएंगे, लास्ट वाला सही हो जाएगा। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चले आगे। अब देखो, ये मिलान करने के लिए पूछ रहा है, आपको मिलान करना है, मेलयतु। हर प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्नाभ्यास में कराए जाएंगे, चाहे वो अभिकथन कारण को लेके हों, चाहे सत्य सत्य कथन को लेकर के हों, चाहे ए बी सी डी कैसे भी हों, तो आपको मिलाना है।
गा कहाँ का रूप है, किस विभक्ति का रूप है, क्रोष्टु बहुश्रेयसी गाम, ये बनाना है। तो गाम और गा ये दो ओतोम ससोह, सूत्र आप लोगों को ध्यान आएगा, ओतोम ससोह। तो अम और सस, तो गा जो है सस विभक्ति का रूप है, गाम जो है अम विभक्ति का रूप है, बहुश्रेयस्याम गी विभक्ति का रूप है, क्रोष्टु गश विभक्ति का रूप है। सरल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, देख लेना है। तो ए ठीक है, क्रोष्टु बी, बहुश्रेयस्याम सी और गाम डी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहले कौन ले चाहिए आपको, तो ए का क्या चाहिए 4, नहीं ए का आपको, अच्छा मैं ए ही लिख दिया हूं, ए का आपको चाहिए 3। तो ए का 3 दो जगह है, ए का 3 कहां है, 2 जगह। ए का 3 देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी। दूसरा चलिए बी का क्या होगा 1, तो बी का 1 यहां भी है, यहां भी है। ये तो गलत हो गए, ये तो गलत है। ए का 3 गा सस, ए का 3 यहां भी है, यहां भी है। क्रोष्टु बी का गस, क्रोष्टु दोनों जगह बनता है, गसी और गस में, पंचमी और षष्ठी में। सी का 2, सी का पता चल जाए तो आंसर पता चल जाएगा। सी का क्या है 4, सी का 4 यहां है, यहां नहीं, ये भी गलत है। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा, गा के आगे आप लिख सकते हो 3, बी के आगे लिख सकते हो आप 1, सी के आगे लिख सकते हो आप 4 और डी के आगे लिख सकते हो आप 2। तो ये आपका प्रश्न सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए पूछ रहा है रमा शब्दस्य संबोधने किम रूपम, रमा शब्द के संबोधन में क्या रूप बनता है, रमा शब्द के संबोधन में क्या रूप बनता है। तो रमा शब्द के आपने रूप चलाए होंगे, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि। उसके बाद आप लोग आओगे याद का आगम हो जाता है, रमायी बन जाता है, रमाई बन जाता है, रमाया बन जाता है, रमाया बन जाता है, रमाणाम बन जाता है, वहां पर रमायाम बन जाता है। संबोधन की बात आती है तो संबोधन में बनता है हे रमे। संबोधन के क्या बनता है, संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमा, ये संबोधन का रूप बनता है। यहां सूत्र लगता है संबुद्धौ च, क्या लगता है, संबुद्धौ च, आवंतम को एकार होता है संबुद्धि परिरते। हे रमे में लगता है ओंग आपह, ओंग आपह, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हे रमा तो नहीं है बनता, गलत। हे रमा भी नहीं बनता, हे रमे भी नहीं बनता, तो हे रमे बनता है। यहां पर ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है संबोधने किम रूपम, तो संबोधन तो पूरी तीनों विभक्तियां हैं, तो ये भी बनता है, ये भी बनता है। किसी भी प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अगर एक विकल्प पूछ ले तो पहले वाले को हे रमे लगा दो, अगर 2 पूछता तो बी और डी दोनों सही हो जाते, क्योंकि दोनों संबोधन के रूप हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न समझ में आया कि नहीं? 16 प्रश्न आपके हो चुके हैं। आगे चलते हैं, चलिए फिर प्रश्न आया कि सत्य कथनम अस्ति, पूछ रहा है सत्य कथनम अस्ति, सत्य कथन बताना है, कथन 1 कथन 2, इस प्रकार के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्त्रीलिंगे सर्वनाम संज्ञक शब्दानाम गित विभक्तिषु स्याडागम भवति। ठीक है, स्त्रीलिंग में सर्वनाम संज्ञक शब्दानाम गित विभक्तिषु स्याडागम भवति, पहला कथन। दूसरा, यदा स्याडागम भवति तदा आपश्च ह्रस्वोपि भवति। ये अविकथन कारण भी बन सकता है या कथन 1 या 2 करके भी बन सकता है, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। अच्छा प्रश्न है। स्त्रीलिंगे अर्थात स्त्रीलिंग में सर्वनाम संज्ञक शब्दानाम, जो सर्वनाम संज्ञक, जो सर्वादि गण में पठित जो शब्द हैं, उन शब्दों को गित विभक्तिषु अर्थात गित विभक्तियों में स्याट का आगम होता है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा सर्वनामनो स्याड ह्रस्वश्च, सर्वनामनो, ये उसी के सूत्र से ही है, स्याट ह्रस्वश्च, उसका तात्पर्य यही है, सर्वनामन स्याट ह्रस्वश्च, स्याट ह्रस्वश्च। तो स्याट भी होता है और एक पक्ष में ह्रस्व भी होता है। तो स्त्रीलिंग में सर्वनामक संज्ञक शब्दानाम गित विभक्तिषु स्याडागम भवति, बिल्कुल सही है। यदा स्याडागम भवति तदा आपश्च ह्रस्वोपि भवति, ये भी सही है। अगर यहाँ न लगा देता तो गलत होता, कथने द्वे समीचीने, दोनों सही हैं, ये तीनों गलत है।
समझ में आ गया कि नहीं? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे, जो पढ़ेगा वो लगाएगा। 18वां प्रश्न है मति शब्दस्य घी संज्ञा पक्षे सप्तम्याम रूपम भवति। मति शब्दस्य घी संज्ञा पक्षे, अब देखो ये सर घी संज्ञा का पक्ष पूछ रहा है, इसका मतलब कोई दूसरी संज्ञा भी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, सूत्र है गिति ह्रस्वश्च। कौन सूत्र है? गिति ह्रस्वश्च। विकल्प से नदी संज्ञा करता है, तो एक बार नदी संज्ञा, एक बार घी संज्ञा। नदी संज्ञा जब होती है इदुद्भ्याम से होकर के बनता है मत्याम, और घी संज्ञा जब होती है तो हरि शब्द की तरह बनता है मतौ। दिया है कि नहीं? मतौ बनता यह भी है। कोई लगोगे मत्याम बनता है, बनता भैया मत्याम, लेकिन वो घी संज्ञा पक्ष में पूछ रहा है, नदी संज्ञा पक्ष में नहीं पूछ रहा है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, मतौ सही हो जाएगा, मतौ सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अगला सूत्र क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिटा देते हैं थोड़ा आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, बाकी आप लोग प्रश्न लगाइएगा, वीडियो को रोक रोक करके आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको। देखो इससे कठिन प्रश्न नहीं आने वाला है, ये मैंने लेवल लेकर के ही चलाऊं, मैंने ये प्रश्न लेवल देख करके ही बनाए हैं। इसके बाद जो सरल प्रश्न तो आप लगा ही लोगे, प्रथमा व्यक्ति के एकवचन में क्या बनता है, रमा शब्द के षष्ठी में क्या बनता है, सर्व शब्द के पंचमी में क्या बनता है, विश्वभा शब्द के संबोधन में क्या बनता है, ये सरल है, रटना सरल है। अब देखिए न तिस्री चतस्री इति सूत्रेण भवति, न तिस्री चतस्री इति सूत्रेण होती। न तिस्री और चतस्री क्या करता है, तो आप जब रूप चलाओगे तिस्री शब्द त्रि शब्द के, और त्रि शब्द को जब तिस्री आदेश हो जाता है, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्री चतस्री, और जब आम विभक्ति आती है, नुट का आगम होता है, नड़त्व होता है, तिस्री नाम बनता है, यहाँ नाम ही से दीर्घ प्राप्त होता है, तब कहता है न तिस्री चतस्री एतयोर नाम दीर्घो न। क्या कहता है? एतयोर नाम दीर्घो न। एतयो मतलब तिस्री चतस्रो हो, आप दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो दीर्घस्य निषेध, दीर्घ का निषेध करता है, पहला ही विकल्प सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि न तिस्री चतस्री कहता है कि नामी सूत्र से प्राप्त जो दीर्घ है उसको मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलें आगे। अब क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है मातृ शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किम रूपम। मातृ शब्द के द्वितीया बहुवचन में क्या बनता है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, प्रश्न वाले का माइंड है कि मातृ शब्द के पूछ रहा है, तो मातृ शब्द स्त्रीलिंग में आप लोग ले जाओ, माता स्त्रीलिंग ले जाओगे, और स्त्रीलिंग में ले जाओगे तो पता चल जाएगा मातारह नहीं बनता है, जस में नहीं, कहीं नहीं बनता है, मातरह बनता है जस में, और मातृन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि नत्व जो सूत्र करता है तस्मात् छसो नपुंसी, वो पुल्लिंग में करता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, मातृ ही सही हो जाएगा, मातृ ही सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये वाला प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृ ही। अगला प्रश्न क्या है कि मत्याम इत्यत्र, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रश्न क्या है कि मत्याम इत्यत्र गेह आम केन सूत्रण होती। मत्याम में गेह को मतलब गी, सप्तमी व्यक्ति का जो एक वचन है गी, उसको किस सूत्र से आम होता है? विकल्प देख लीजिए, ऊपर है। ठीक है, वो ठीक है ना, पेज कट रहा था, ठीक है ना। तो यह प्रश्न क्या है कि मत्याम, मत्याम पहले तो कहां बनता है, तो नदी संज्ञा जब होती है गित व्यक्ति परे रहते विकल्प से मति शब्द की, तो दो रूप बनते हैं विकल्प से, एक मत्याम एक मतौ। घी संज्ञा पक्ष में मतौ, नदी संज्ञा पक्ष में मत्याम। तो मत्याम पूछ रहा है किस सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, गी को आम होता है। प्रश्न समझ में आया कि मत्याम में गी को आम जो होता है वो किस सूत्र से होता है, ये प्रश्न है। गेराम नद्याम भी आम करता है, गीत ह्रस्वश्च विकल्प से नदी संज्ञा करता है, ये तो होगा ही नहीं। केनापि नहीं, तो ये ही सूत्र बचा, ये नहीं करता, ये बहुश्रेयस्याम में करता है, ये रमायाम में करता है, ये सर्वयाम सर्वस्याम में करता है, सर्वस्याम में करता है, उत्तरस्याम में करता है, यहां नहीं करेगा, यहां करेगा इतुद्भ्याम। इत उत से परे गी को आम होता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, सी वाला। चले आगे। अब आता है अधोलिखित ये ज्ञान शब्द से प्रथमा बहुवचने किम रूपम। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानानि ज्ञान शब्द के प्रथमा के बहुवचन में क्या रूप बनता है, तो ज्ञानानि बनता है।
ज्ञानानि, नान्त की उपदा को दीर्घ होता है क्योंकि से सर्वनाम स्थान से, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्दौ से उपदा को दीर्घ होता है और यहां पर सी ह्रस्व है, तो ज्ञानानि डी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अधोलिखितयोः कथनानुसारेण उत्तरम चिनुता। ठीक है, जस्ससो सी इत्यनेन सूत्रेण सी इति आदेशो भवति। जस्ससो सी इत्यनेन सूत्रेण सी इति आदेशो, तभी तो ज्ञानानि बनता है, बिल्कुल सही है। नपुंसकाच्च इत्यनेन सूत्रेण सी इति आदेशस्य श्रवण स्थान संज्ञा होती। नहीं, नपुंसकाच्च इत्यनेन सूत्रेण सी इति आदेशो भवति, यही कथन होता तो सही होता। आदेशो भवति ये होता तो सही होता। समझ में आया कि नहीं? नपुंसकाच्च इत्यनेन सूत्रेण सी इति आदेशो भवति न तु आदेशस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। और सी की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती ही नहीं है। नपुंसक लिंग में सी सर्वनाम स्थानम सूत्र से जो ह्रस्व सी है, ह्रस्व उस वो है सर्वनाम स्थान, वो है सर्वनाम स्थान, दीर्घ वाला नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो देख कथने द्वे समीचीने, बिल्कुल गलत। कथने द्वे समीचीने नहीं भाई, एक सही है। एक कथनम समीचीनम परंतु द्वि कथनम सम्यक नास्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ाया जा चुका है, ये सब पढ़ाया जा चुका है, सब पढ़ाया जा चुका है, तो ये नहीं है कि ये पढ़ाया नहीं है। चलिए आगे, अब क्या है, वारी, वारी शब्द आ गया कि वारिसु इत्यत्र, क्या पूछा प्रश्न, वारिसु इत्यत्र केन सूत्रेण सु इत्यस्य लुक भवति। देखो रूप क्या बनता है, वारी, वारिणी और वारिणे, ऐसे चलते हैं। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारी वारिणी, वारिणा वारिणे, वारिणः वारिणः, वारिणो वारिणाम वारिणी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है वारिसु इत्यत्र केन सूत्रेण सु इत्यस्य लुक भवति, किस सूत्र से होता है। लुक पूछ रहा है, ये तो लोप करता है, ये गलत है। ये सही है, स्वमोर नपुंसकात कहता है, नपुंसक लिंग विशिष्ट शब्द से परे सु और अम का लुक होता है, इसलिए दोनों जगह सु और अम में वारी वारी ही बनता है, दधी दधी ही बनता है। प्रत्यश्लुक श्लुप ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो सु को अम करता है, तो ये वाला सूत्र, ये वाला सही हो जाएगा। स्वमोर नपुंसकात सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखना। स्वमोर नपुंसकात, बार बार कह रहा हूं, स्वमोर नपुंसकात सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अधोलिखितेषु कथन द्वयानुसारेण उचितम विकल्पम चुनता। विकल्प चुनने हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। पहला कथन क्या है, मधु शब्दस्य बहुवचने नुमागमः भवति। पहले मधु शब्द के रूप ही चला लेते हैं, मधु, फिर मधुनी, फिर मधुनी, ऐसे ही मधु मधुनी मधुने। अब देखिए क्या पूछ रहा है, मधु शब्दस्य बहुवचने नुमागमः भवति इकोच विभक्तौ इत्यनेन। हाँ सही बात है ना, क्योंकि भाई मधुनी रहता है, मधु शब्द रहता है, ये नुम का आगम हुआ है, और नपुंसकाच्च से सी हुआ है तो मधुनी बनता है। मधुनी में क्या बनता है कि नान्त की उपदा को दीर्घ हो जाता है तो मधु न होता है, और जससो सी का स का ह्रस्व इकार है तो मधुनी बनता है। लेकिन प्रश्न इसका ये नहीं है, प्रश्न है नुमागम किससे होता है, क्योंकि नपुंसक लिंग में नुमागम दो सूत्र कर रहे हैं, एक करता है नपुंसकस्य झलच, एक करता है कोच विभक्तौ। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि मधु शब्द के बहुवचन में नुमागम एकोच विभक्तौ से होता है, वारिणी की तरह, वारी शब्द की तरह। ठीक है ना, क्योंकि इगंत अंग मिल रही, क्योंकि ये विशेष सूत्र इसको रोक देता है, क्योंकि ये तो अच से करता है और ये इक से करता है, तो इसका क्षेत्र ज्यादा है, ये सामान्य सूत्र है, इसका क्षेत्र ज्यादा है, कम है, ये विशेष सूत्र है, और विशेष अपवाद होता है, इसलिए ये सूत्र करेगा। तो यहां पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका सही हो जाएगा, एक कथनम समीचीनम परंतु दो कथनम सम्यक नास्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने के लिए वहां पर मिल सकते हैं। चलें आगे, तो ये प्रश्न वहां परीक्षा में आ जाएंगे तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, पहले प्रश्न को आसानी से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब आया लेह शब्द। अब देखो यहां से आ गए आपके हलंत शब्दों का, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने सुवंत शब्दों को देख लिया है कि सुवंत शब्द के किस प्रकार से रूप चलते हैं, सुवंत शब्दों से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। ये स्तर के प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है, तो यहां से ज्यादा कठिन आपके प्रश्न नहीं बनाएगा, ठीक है एग्जामिनर। तो ये इत्यादि ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न भी आए तो आपको दिक्कत ना दें, बिल्कुल आप खटाखट मारते चले जाएं। और एक बात मेरी ध्यान रखिए कि प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सुवंत से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को देखा। आगे ये लेह शब्द से आगे चल रहे हैं तो इनको हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे। आगे देख लेता हूं। ये सब उसी के शब्द हैं, ठीक है ना, हलंत शब्द हैं, ठीक है ना, हलंतों से बने। तो आप ध्यान रखना हलंत शब्दों से रिलेटेड है वो। तो जब हम हलंत शब्दों से रिलेटेड प्रश्न अभ्यास करेंगे तब उनको देखेंगे। ऐसे ही हम लोग प्रत्येक चाहे कृदंत हो, तद्धित हो, कारक हो, इन सब से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आज के इस प्रश्नाभ्यास के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तैयारी करते रहिए, जहां भी हो पढ़िए, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तो आप तय कर पाएंगे कि आपको आगे आने वाले समय 2 साल कहाँ रहना है, ठीक है। तो तैयारी आप लास्ट सेमेस्टर में है, करते रहिए। बाकी MA BA PhD ये सब जर्नी है, लेकिन जर्नी में कहाँ आपको रहना है ये आपको एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम आपको ये बताएगा कि आपको कहाँ रहना है। तो तैयारी करते रहिए, इतना ही कहूंगा। स्वास्थ्य को बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।